डर की तस्वीरें सच्ची है या हम उन्हें अपने मन से बनाते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि सच में कुछ ऐसा है भी या नहीं, जिसे कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ। कहते हैं जब सकारात्मक शक्ति होती है तो कहीं न कहीं इन चीजों का भी वास होता ही है। आमतौर पर माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्ति हमेशा ठंडी, शांत और अंधेरी जगहों पर ही अपना निवास करती है, और इन सब की सबसे सही जगह है आपके घर का बाथरूम। खैर, ये तो एक चर्चा का विषय है। अभी हम शुरू करते हैं हमारी आज की पहली भूतिया कहानी। मैं नया नया एक सोसाइटी में नाइट गार्ड लगा था और बहुत ही खुश होकर मैं अपने काम पर गया। सब कुछ सही था, सोसाइटी भी अच्छी थी और वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि रात में वैसे भी यहाँ कोई बाहर नहीं आता जाता, तो तुम आराम से अपनी ड्यूटी करना। मैं भी रिलैक्स था। तकरीबन रात के लगभग 12 बजे थे। मैंने देखा कि 10th फ्लोर पर लाइट जली हुई है और 2 लोग आपस में खड़े हुए बहस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि फैमिली का अपना मैटर होता है तो काहे इन सब में पड़े, और अपने गेट पर आकर बैठ गया। मुझे जहाँ तक याद आता है, मैंने उनको ऐसे ही तकरीबन 3 बजे तक लड़ते हुए देखा। उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अगले दिन मैं सुबह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को मैंने ये सब कुछ बताया कि हमने रात को ऐसा ऐसा देखा। उसने भी कहा, बड़े लोगों का कच्चू पता रहता है का, कब लड़ाई कब प्यार। तुम छोड़ो इन सब बातों को, इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। अपना खाना खाओ, आराम करो, फिर रात को ड्यूटी पर जाना है ना तुम्हें। अपनी पत्नी की बातों में हामी भरते हुए मैं भी सोने चला गया, लेकिन मुझे सपने में भी वही सब दिखा जो कल रात में देखकर आया था, और मैं अचानक चौंक कर उठ गया। मेरी पत्नी ने फिर मुझसे कहा, कल ही तुमने नया काम शुरू किया है और नाइट ड्यूटी की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। अब तुम सोचना बंद करो और चुपचाप तनिक आराम कर लो। मैं फिर से सो जाता हूँ, लेकिन फिर से रह रह कर मुझे वही सब कुछ बार बार दिखता है, मानो जैसे मुझे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। खैर, शाम हो जाती है और मैं अपना खाना पीना लेकर घर से निकल जाता हूँ, और फिर वही 4-5 लोग रोज की तरह आते हैं और कहते हैं कि अब कोई आएगा जाएगा नहीं, रात को तुम आराम से रहना। रात के ठीक 12 बजे और वही उसी फ्लोर पर फिर से एक कपल को मैंने लड़ते हुए देखा। टाइम भी लगभग वही था, 3 बजे तक उनकी लड़ाई चलती रही। अब मैं ये बात पूछूं भी तो किसे, क्योंकि मेरे अलावा कोई था भी तो नहीं वहाँ। मैंने भी इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। और अगले दिन सुबह जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो मैंने मॉर्निंग वाले गार्ड से पूछा कि ये माजरा क्या है, तो उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न हो गया और उससे बात करके वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है मैंने कहीं गलत जगह जॉब कर ली है। मेरी पत्नी भी मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, एक तो इतना मुश्किल से तुमको जॉब मिला है और तुम्हें उसमें भी कमी लग रहा है। कुछ करेगा नहीं तो क्या बस ऐसे ही बैठकर खाने का इरादा है? अब तुम्हारे बापूजी कोई खजाना तो छोड़कर नहीं गए कि हम बैठे बैठे खाते रहेंगे। मजदूरी तुमसे होती नहीं है, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, तो अब करोगे क्या? मैंने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, मुझे वहाँ के मॉर्निंग गार्ड ने बताया था कि उस सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड
1 महीने से ज्यादा काम नहीं करता, ना कोई ज्यादा इधर उधर दिखाई देता है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अपनी जान को खतरे में डाल सकता हूँ? कुछ भी कहो, लेकिन कल मैं आखिरी बार जाऊंगा और उसके बाद कोई नया काम ढूंढ लूंगा। उस दिन पूरे दिन मैं सही से सो नहीं सका और करवटें ले लेकर अपना टाइम काटता रहा। अब शाम का समय हो गया था। मेरी पत्नी भी काम पर जाती थी, वो भी काम से वापस नहीं आई थी। तो मैं घर बंद करके जैसे ही घर से बाहर निकला, वैसे ही एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैंने भी उसे इग्नोर करते हुए अपने काम पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वो 4-5 लोग आए और मुझे समझाते हुए जाने लगे। मैंने पीछे से उनको आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब रात के ठीक 12 बज रहे थे और फिर से वही ड्रामा स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस बार हाथापाई भी हुई और मुझे वहां से एक औरत के चिल्लाने की आवाजें भी आई। पहले तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें और तेज होने लग गई। अब मुझे लगा कि कहीं बाकी के लोग उठ ना जाए, तो मैं उस फ्लैट में देखने के लिए गया कि शायद मुझे देखकर मामला कुछ ठंडा पड़ जाए कि किसी तीसरे आदमी के सामने क्या लड़ना। अब 10th फ्लोर पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई दफा डोर बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और मैंने मजबूरन उनका दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर में मेरा सुपरवाइजर नीचे से ये सब देखकर ऊपर आ गया और मुझे खींचकर वहां से ले जाने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए नीचे ले गया। मैंने उसे कहा, देखिए, आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। उस फ्लोर पर जो लेडी है वो मर जाएगी, वो आदमी उसे मार डालेगा। वो चिल्ला रही थी और आप उनकी मदद करने के बजाय मुझे भी यहाँ खींच कर ले आए। मेरे सुपरवाइजर ने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप रहो। जिस फ्लैट की तुम बात कर रहे हो उसमें पिछले 2 साल से कोई रहता ही नहीं है। जब से उस औरत का मर्डर हुआ है तब से वो फ्लैट वैसे ही बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ने लग गई और जैसे ही मैंने वापस उस फ्लैट की तरफ देखा तो मुझे एक खून से सना हाथ अपनी ओर आने का इशारा करते हुए दिखाई पड़ा, जिसे देखने के बाद मैं आज भी रात को बाहर निकलने से डरता हूँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। पहाड़ों की वादियां देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, रात को उनके रास्ते उतने ही डरावने होते हैं। खतरनाक मोड़ की वजह से ही नहीं, बल्कि आपको हर मोड़ पर ऐसा कुछ मिल सकता है जो आपकी कल्पना से भी परे हो सकता है। ऐसी ही कहानी है उस हाईवे की जो विजय और रागिनी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। विजय और रागिनी पहाड़ों में एक ऐसी जगह गए जहां जल्दी से हर कोई आता जाता नहीं है। अब मुश्किल इस बात की थी कि उन्हें स्टे करने के लिए कोई होटल मिल जाए, जिसकी उम्मीद ना के बराबर ही थी। रात बहुत हो चुकी थी और वो बस चले ही जा रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर एक पहाड़ी बूढ़ा आदमी मिला और उसने गाड़ी रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन रागिनी ने मना कर दिया। कुछ दूर आगे चलकर
विजय ने रागिनी से कहा, देखो ये गांव का कोई आदमी लग रहा है और आधी रात हो गई है हमें यहाँ घूमते घूमते। अब मैं भी बहुत थक गया हूँ, क्या पता ये कोई होटल का पता बता दे। और अगर सोचो कोई होटल नहीं भी मिले तो शायद ये हमें अपने गांव में ही कहीं जगह दे दे। तुम सोचो जरा, बस एक रात की तो बात है और कल तो हम वैसे भी यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी रात में ट्रैवलिंग करना सेफ नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना रागिनी। रागिनी भी कुछ सोचकर कहती है, अच्छा चलो ठीक है, उसको लिफ्ट दे दो और उससे नजदीकी होटल या गेस्ट हाउस कुछ भी मिले उसका पता पूछ लो। फिर क्या था, विजय कार बैक करता है और उस बूढ़े को बैठने का इशारा करता है। वो बूढ़ा आदमी कार में बैठते हुए कहता है, बाबू इतनी रात को किसी अनजान को गाड़ी में बिठाना सही नहीं है। आपको पहाड़ों के बारे में पता ही क्या है, क्या जाने कौन क्या मुसीबत साथ लेकर बैठा हो। तभी रागिनी उस बूढ़े बाबा को कहती है, बाबा आप तो हमें डरा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ कुछ ऐसा है जो खतरनाक है? मेरा मतलब जान पर बनाए ऐसा कुछ है क्या? तभी वो बूढ़ा आदमी बात घुमाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको चेता रहा था। पर हमें तब तक ऐसी चीजों का अंदाजा नहीं होता जब तक कि हमारा उनसे सामना ना हो जाए। तभी रागिनी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, बाबा आप इन सब बातों को रहने दीजिए, ये तो हमें बहुत डरा रही है। बस आप हमें ये बताइए कि यहाँ कोई आसपास होटल या कोई गेस्ट हाउस होगा क्या? वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, मैडम ये पहाड़ों का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ धूप ही बड़ी मुश्किल से आती है, तो यहाँ कोई होटल या गेस्ट हाउस तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी गांव वाला इस कुदरत के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता, इसीलिए यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब विजय रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है, बाबा आज रात के लिए रुकने का कोई भी जुगाड़ हो सकता है क्या? मेरा मतलब है कि आपके घर पर या किसी और गांव वाले के घर पर। हम आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे और अगर आप चाहे तो जो पैसे हम होटल में रुकने के लिए देते हैं वो आपको दे देंगे। बस एक रात की बात है। इतनी देर में वो बूढ़ा बाबा बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हमारा घर पसंद नहीं आएगा। विजय और रागिनी एक साथ बोलते हैं, अरे नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बस एक रात की तो बात है, उसके बाद तो हम वैसे भी चले जाएंगे। बस फिर क्या था, वो बूढ़ा आदमी मान जाता है और कहता है, मेरे घर तक आपकी गाड़ी जा नहीं पाएगी, आपको वहां तक पैदल ही चलना पड़ेगा। रागिनी एकदम से बोलती है, ठीक है बाबा, गाड़ी यहीं रोड पर पार्क करके चलेंगे, वैसे भी रात का टाइम है, यहाँ कोई आएगा जाएगा भी नहीं तो कार भी सेफ रहेगी, सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर क्या था, कुछ दूरी पर उस बूढ़े बाबा ने उनकी गाड़ी रुकवा दी और कहा, बस यहीं से पैदल चलना है बेटा। तभी रागिनी कहती है, लेकिन यहाँ तो कितना अंधेरा है, कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? वो बूढ़ा आदमी पहाड़ों के बीच इशारा करते हुए कहता है, देखो वहाँ पहाड़ों के बीच से एक रोशनी आ रही है, बस वहीं जाना है। अपना सामान गाड़ी में छोड़कर फोन की लाइट जलाकर दोनों उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर जाकर वो बूढ़ा आदमी रुक जाता है और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही मेरा घर है। रागिनी और विजय जैसे ही उधर की तरफ मोबाइल की लाइट करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां
एक कब्रिस्तान है। और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी वो उस बूढ़े आदमी की तरफ लाइट करते हैं तो वो बाबा भी वहां नहीं होता। तभी अचानक रागिनी जोरदार चिल्लाती है। विजय को लगा कि रागिनी डर की वजह से चिल्लाई है। वो रागिनी को संभालने के लिए उसकी तरफ मोबाइल की लाइट करता ही है कि तभी वो देखता है कि रागिनी वहां से गायब थी। ये देखकर विजय बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो यहाँ वहां रागिनी को ढूंढने लगता है, लेकिन विजय को उस अंधेरे में रागिनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो रागिनी को ढूंढने के लिए अपनी कार की तरफ जाता है। गाड़ी में बैठकर वो ड्राइव करना शुरू कर देता है और रागिनी रागिनी चिल्लाता रहता है, लेकिन उसे रागिनी कहीं भी नजर नहीं आती। कुछ ही दूर पर आगे जाने पर विजय को रागिनी दिखाई देती है और वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। विजय गाड़ी रोकता है और रागिनी को जल्दी से गाड़ी में बिठा लेता है और उसे कहता है, रागिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? तभी विजय ने देखा रागिनी कुछ भयानक सी लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। विजय ने रागिनी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हें क्या हुआ रागिनी? लेकिन तभी विजय को एहसास हुआ कि रागिनी की बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। वो रागिनी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी ठंडी कैसे पड़ गई हो? तभी रागिनी अपनी भयानक आवाज में कहने लगती है, क्योंकि मैं मर चुकी हूं। और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर विजय बहुत घबरा जाता है। गाड़ी चलाते हुए उसका बैलेंस जाने लगता है। तभी रागिनी अपनी भयानक आवाज में दोबारा कहती है, गाड़ी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। पूरी रात गाड़ी चलाते चलाते दोनों बस पहाड़ी के चक्कर काट रहे थे। रागिनी उस भयानक आवाज में बड़बड़ाते हुए विजय के बाजू में ही बैठी थी और विजय घबराया हुआ सा रास्ता पार करने के लिए बस अपनी गाड़ी को चलाए जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी एक जगह जाकर रुकी जहां पर उस बूढ़े बाबा ने गाड़ी रुकवाई थी। विजय को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं एक ही जगह पर चक्कर लगाए जा रहा हूँ और रागिनी इतना अजीब बर्ताव कर रही है। विजय जैसे ही कार से उतरकर उस जगह पर वापस जाने लगता है तो वहां पहुंचते ही विजय को रागिनी की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर विजय हक्का बक्का रह जाता है। तभी विजय के कानों में रागिनी की भयानक आवाज फुसफुसाती है, उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? तुमने ठीक से सुना नहीं था? कभी भी किसी के लिए आधी रात में गाड़ी मत रोकना। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। मेरे गांव से वो जंगल 2 या 1.5 किलोमीटर दूर था, जिसे पार करके मैं खेतों में जाया करता था। दिन के समय में वो जंगल जितना सुंदर लगता था, रात के समय उतना ही रहस्यमय और डरावना लगता था। उस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों को अक्सर यही कहते सुना था कि रात के समय वहां पर आत्माएं भटकती है। कभी घुंघरू की आवाजें और कभी दिल दहला देने वाली चीखें अक्सर वहां पर सुनाई देती थी। शुरुआत में गांव के लोग इन सब बातों को अक्सर अफवाह और बकवास मानते थे, लेकिन एक सुबह
जब उस जंगल में एक आदमी की लाश मिली तो पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। हैरत की बात ये थी कि उस आदमी के शरीर पर कहीं भी कोई भी चोट का निशान तक नहीं था, मगर एक बात ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे, और वो थी उस आदमी की आंखें। वो अब भी खुली हुई थी और बहुत ज्यादा लाल थी, जैसे उसके शरीर का सारा खून उसकी आंखों में उतर आया हो। जिस किसी ने ये देखा वो डर से कांप उठा और शरीर में एक भयानक जहर की लहर सी दौड़ गई। रही सही कसर एक तांत्रिक ने पूरी कर दी जब उसने बताया कि ये काम किसी जंगली जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का है। उसके बाद उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया ताकि प्रेत आत्माओं की दहशत कुछ कम हो सके। उसके बाद ये घटना कुछ समय तक हर किसी के दिलो दिमाग पर हावी रही, मगर वो घटना महज एक शुरुआत थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, मगर आगे जो कुछ होने वाला था वो काफी खौफनाक था, जिसका गवाह मैं भी बनने वाला था। सर्दी का मौसम आ गया था। ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। रात होते ही चारों ओर घने कोहरे की एक चादर से बिछ जाती थी। इस घने कोहरे में हाथ को हाथ तक सूझता नहीं था। ऐसी ही एक सर्द रात में मैं और मेरा पड़ोसी राजू खेतों में सिंचाई के लिए गए हुए थे। रात का समय होने के कारण हम दोनों उस जंगल से ना होकर एक अन्य लंबे रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचे थे। रात के करीब 2 बजे का समय था। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। हमने सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी। वो मनहूस जंगल उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं था। अचानक हमारे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी, जो रात के सन्नाटे को भंग करती चली गई। ये चीख किसी औरत की थी। मेरे तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैं लड़खड़ाई आवाज में बोला, राजू, तुमने किसी औरत की चीख सुनी का? राजू एक लंबा तगड़ा सा युवक था। वो खड़ा होकर तुरंत बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख सुनी है। उस जंगल की तरफ से आ रही है। लग रहा है कि कोई औरत उन आत्माओं का शिकार बनने वाली है, या शायद बन ही चुकी हो। अभी हम ये सब कुछ बोल ही रहे थे कि फिर से बचाओ बचाओ ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर मैं और राजू तो विचलित हो पड़े। अचानक कुछ सोचकर राजू ने अपने हाथ में लाठी ले ली और जंगल की ओर चल दिया। ये सब देखकर उसके सामने आकर मैं खड़ा हो गया और डरते हुए बोला, ये सब क्या पागलपन कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या करने जा रहे हो तुम? ये सब एक चाल हो सकती है हमें फंसाने की। अगर इस समय हम जंगल में गए ना तो समझो दुनिया से गए, और अगर कोई अबला सचमुच ही वहां खतरे में हुई तो हम उसको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। उसे यूं ही छोड़ देगा वहां मरने के लिए। उसके इस सवाल से मैं चुप हो गया। उसके फैसले के सामने मेरी एक ना चली और राजू भागते हुए कुछ ही पलों में उस भयानक जंगल में घुस गया। मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हम घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घनी ओस में नहाए पेड़ पौधों से पानी की बूंदें टपक सी रही थी। घने कोहरे में हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहे थे।
इतने में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें हमारे कानों में पड़ी। राजू और मैं चीख की दिशा में भागे। हम थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भाग कर आया और सीधा राजू से आकर टकरा गया। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि राजू जैसा ताकतवर आदमी भी अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि उससे टकराने वाली एक भयानक सी औरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और वही डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार डालेंगे। एक दहशत सी हम दोनों के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। तभी राजू ने कहा, कोनो चिंता की बात नहीं है, हम चलते हैं आपके साथ, कोई नहीं मार पाएगा आपको। इस सारे मामले को देखकर मैं अभी तक शंका में पड़ा हुआ था। पता नहीं कौन थी ये, लेकिन ये जो कोई भी औरत थी, इसे देखकर मेरी छठी इंद्रियां मुझे खतरे का आभास दे रही थी। मैंने राजू को कहा, राजू, मुझे नहीं लगता कि तुझे इसके साथ जाना चाहिए। हो सकता है ये औरत झूठ बोल रही हो। लेकिन फिर भी वो जिद करने लगा और उस औरत के साथ वहां से चला गया। वहां से थोड़ी दूर पर ही वो छोटा सा मंदिर मौजूद था, जिसके पास एक पुराना कुआं भी मौजूद था। मैं वहीं चला गया। मैंने कुएं से पानी खींचा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था और राजू की बहुत चिंता भी हो रही थी। वो अपनी जिद में उस औरत के पीछे पीछे चला गया। मैं इधर उधर बस एक आस में देखे जा रहा था कि राजू जल्दी से लौट आए, लेकिन काफी देर तक वो नहीं आया। तो मैं भी जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे छम छम की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अपने घुंघरू खनखनाती हुई वहां से गुजर रही हो। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और तेज कदमों से मैं वहां से भागा। और उसी समय एक दिल दहला देने वाली चीख से मैं फिर से दहल उठा, मगर इस बार वो चीख किसी औरत की नहीं बल्कि राजू के मुंह से निकली थी। मेरे हाथों में पानी का बर्तन था। मेरे हाथ से छूटकर वो नीचे गिर पड़ा। मैं सरपट वहां भागा तो मैंने देखा कि वहां राजू और वो भयानक औरत दोनों मौजूद थे। वहां पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी आंखें भय के मारे फट पड़ी और मेरे हलक से चीख निकल गई। सर्दी होने के बावजूद भी मेरा सारा शरीर पसीने से नहा गया। वो औरत एक भयानक डायन में बदल चुकी थी और राजू की छाती को चीरकर उसका खून पी रही थी। मेरी चीख सुनकर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दिख रही थी। उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। इस भयानक मंजर ने मुझे सन्न कर दिया था, लेकिन दूसरे ही पल मैं वहां से चीखता चिल्लाता हुआ भागा। मुझे होश नहीं था कि मैं किस ओर भाग रहा हूँ। भागते भागते ही मैं कहीं गिर कर बेहोश हो गया। इस घटना के अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अपने घर वालों के बीच पाया और उन्होंने मुझे बताया कि जंगल में टुकड़ों में बटी हुई एक लाश मिली है। मैं समझ गया था कि वो लाश राजू के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। मैं डरते हुए रोते हुए बोला, मैंने राजू को बहुत समझाया था, काश उसने मेरी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होता। मैंने उस डायन को अपनी आंखों से देखा। उसका चेहरा बेहद भयानक था। मेरी बात को मेरे दादाजी, जो बेहद बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने सुना और मेरे पास आकर बोले, बेटा,
मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि बहुत सालों पहले ये जंगल बहुत ही सुंदर हुआ करता था और एक औरत जिसका नाम सुनीता था वो इसी गांव में रहा करती थी। लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि वो औरत तंत्र विद्या करती है और इसीलिए उसे इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उसने इसी जंगल में अपना एक घर बना लिया था और इसी जंगल में वो काला जादू की तंत्र विद्या करती रहती थी और बुरी आत्माओं को अपने वश में कर उनसे तरह तरह के काम निकलवाया करती थी। कहते हैं कि एक रात को उन्हीं आत्माओं ने सुनीता को बड़ी बेरहमी से मार दिया और मरने के बाद वो एक डायन बन गई। जिस रात उन बुरी आत्माओं ने सुनीता को मारा वो बेहद सर्द की रात थी। सुनीता आज भी उस जंगल में डायन बनकर घूमती है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती है। तुम शायद पहले इंसान हो जो जिंदा बचकर आ गए। दोबारा उस जंगल में कभी भूल कर भी मत जाना। कुछ दिन के बाद मैं अपना गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए आ गया और उसके बाद मैं अपने गांव फिर कभी वापस नहीं गया। आज भी जब उस घटना को मैं याद करता हूँ तो खौफ के मारे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डर क्या है? ये मन का वहम है या फिर सच की कोई दूसरी तस्वीर है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता और दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन सब का पूर्वाभास भी हो जाता है। लेकिन ये दुनिया ऐसे लोगों को किसी पागल से कम नहीं समझती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता भी है या फिर ये सब हमारी एक कल्पना मात्र है? चलिए जानते हैं इस कहानी में। मैंने एक बहुत ही बड़े और बहुत ही पुराने स्कूल में एडमिशन लिया था और मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी था अपने एडमिशन को लेकर। फिर क्या, मैंने पूरा कैंपस देखा और मैं बहुत खुश था वहाँ जाकर। लोगों का मानना था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा अजीबोगरीब होता रहता है जो इंसानी ताकतों से काफी परे है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। खैर होता भी कैसे, क्योंकि मेरा यहाँ पहला ही दिन था। मेरा एक दिन का अनुभव तो यही कह रहा था कि ऐसा कुछ भी अजीबोगरीब यहाँ नहीं है। मैं भी पूरा कैंपस देखते देखते अपने हॉस्टल के रूम में पहुंचा। वहाँ मेरा रूममेट पहले से मेरा इंतजार कर रहा था और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा उसने मेरा बड़े ही गर्मजोशी से वेलकम किया, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत था। आमतौर पर जब भी आप कहीं किसी भी नए स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपकी बहुत खिंचाई होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही था। अब मैंने अंदर जाकर एक एक चीज चेक की, कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है। लेकिन शॉकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस क्या था, इसके बाद तो मैं रिलैक्स हो गया और आराम से एडजस्ट हो गया। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक मेरे लाइब्रेरी में एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसकी और मेरी ट्यूनिंग मैच कर गई और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और वो अपने रूम से ज्यादा मेरे रूम में मेरे साथ टाइम बिताने लग गया। दिन यूं ही बीतते चले गए, लेकिन एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा रूम बहुत ठंडा हो गया है। मैंने हीटर चलाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने सर्दी के कपड़े निकाले और पहन लिए। यकीन मानो, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे सितंबर के दिनों में दिसंबर और जनवरी की ठंड पड़ रही हो। मैंने हार कर फिर अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा
ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आपके रूम का एसी खराब हो गया होगा। आप एक काम करो, कुछ टाइम बाहर घूमकर आ जाओ, तब तक मैं इसको रिपेयर करवा देता हूँ। इतना सुनकर मैं अपने रूम से बाहर निकल गया और सीधा लाइब्रेरी में पहुंच गया। मेरा वही दोस्त वहां बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा था। मैंने काफी टाइम उसके साथ बातचीत भी की, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। लोग हम दोनों को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे मानो मैं कोई पागल हूँ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद मैंने अपने उस दोस्त से कहा, चल यार, मैं अपने रूम में जाकर चेक करता हूँ एसी ठीक हुआ या नहीं। बस इतना कहकर मैं वहां से निकल जाता हूँ और जैसे ही मैं रूम के बाहर पहुंचता हूँ तो हॉस्टल के बाहर बहुत सारी पुलिस कार और एम्बुलेंस खड़ी थी। मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा, ये सब क्यों आए हैं यहाँ? कुछ हुआ है क्या? मैंने भी ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और जब मैं रूम में गया तो वहां टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि मेरा वो दोस्त जिसे मैं लाइब्रेरी में मिलता था, वो उसी दिन दोपहर को मर चुका था। मेरे रूममेट को जब ये बात पता चली तो उसने मुझे कहा कि तुझे रूम ठंडा कब लगा था? मैंने उसे बोला, दोपहर का समय था, लगभग 1 बजे थे और मैं उसके बाद उससे मिला भी था, लगभग 2 बजे थे। मेरे रूममेट ने मुझे बताया कि उसकी मौत का समय भी दोपहर के 1 बजे ही था। इसका मतलब तुम्हें उसकी मौत का पहले ही पता चल गया था। मैंने भी चौंकते हुए पूछा, पर जब मैं उससे मिला तब तो 2 बजे थे। मेरे रूममेट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे कहा, वो तुझे गुड बाय कहने आया था। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी उस रूम में टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मेरी लाइब्रेरी में जाने की दोबारा कभी हिम्मत भी नहीं हुई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। इन चारों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कौन से टॉपिक पर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।